दोस्तों, क्या आपको पता है आपकी माँ हो या मेरी माँ हो या दुनिया में किसी भी जीव का माँ हो, वो अपने पुत्र या पुत्री से कितनी प्रेम करती है या पुत्री से कितनी प्रेम करती है, उसे कोई भी पता नहीं लगा सकता है। क्योंकि पता तभी लगता है जब माँ इस दुनिया में नहीं होती है और जब हमें अपने माँ को न रहने का एहसास होता है, तब हमें पता चलता है कि हमारी माँ हमसे कितना प्रेम करती थी, कितना मोहब्बत करती थी। दोस्तों, मैं आपको आज ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे आप सुनने के बाद सच में रो पड़ेंगे। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में अमीर राजा रहा करता था। वो बहुत ज्यादा अमीर था और साथ में उसकी नीयत बहुत खराब थी। उसकी नीयत खराब होने के कारण गांव के सारे लोग अपनी बहन बेटियों को उससे छिपाया करता था। राजा किसी को भी कुछ बातें कह देता, साथ में किसी भी लड़की को कुछ कह देता, जिससे गांव में उससे सनसनी फैल रखी थी और गांव के लोग उससे डरा भी करते थे। क्योंकि अगर उससे नहीं डरते, राजा उनका गर्दन तलवार से काट देता, जिससे उन्हें मृत्यु हो जाती। इसलिए गांव के सारे लोगों में खौफ बनी हुई थी। एक दिन राजा शिकार पे जा रहा था। तभी वह जंगल में पहुंचता है। तभी वो देखता है कि जंगल में एक सुंदर सी लड़की लकड़ियां बटोर रही है। जब उसका चेहरा राजा ने देखा तो मोहित हो गया। वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसका जब पता लगाया गया तो वह बहुत ज्यादा गरीब घर से थी और साथ में वो अछूत भी थी, जिससे राजा को मन में शंका होने लगा कि अगर मैं उससे शादी करूंगा तो वे लोग तो अछूत है, साथ में हमारी बेइज्जती हो जाएगी, और मैं अगर उससे शादी नहीं करूंगा तो मेरा मन ही उसके मन पे मोहित हो चुका है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उसने बिना किसी से बताए फिर वो जंगल में जा पहुंचा, लेकिन उसके पीछे पीछे उसके सेनापति भी जा पहुंचे। जब राजा ने उस लड़की के पास गया और कहने लगा कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ, क्या तू मुझसे शादी करेगी? लड़की रो पड़ी और कहने लगी कि आपकी उम्र और मेरे उम्र में फर्क नहीं दिख रहा है क्या? आप राजा हो और मैं एक अछूत जाति की लड़की हूँ, और मुझसे शादी करके आप हमेशा बर्बाद रहोगे, सारे प्रजा के नजरों में हमेशा के लिए गिर जाओगे। तभी राजा कहता है, अगर मैं शादी नहीं करूँगा लेकिन तेरे साथ मैं संबंध बनाऊंगा तो फिर कैसे पता लगेगा? क्योंकि मुझसे अब रहा नहीं जाता, क्योंकि तू बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और उसके साथ वह बदतमीजी करने लगा। तभी उसके सेनापति पीछे खड़े थे, लेकिन लड़की अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचा के वहां से भागने लगी। लेकिन जंगल था, जंगल में कहाँ भाग सकती। राजा उसके पीछे पीछे घोड़े से दौड़ता गया, लेकिन लड़की कहीं पे छिप गई। तभी उसके सेनापति उसे ढूंढने लगे और कहने लगे कि राजा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजा डर चुका था, लेकिन उसके मन में ख्याल आया कि पहले ये लोग उस लड़की को ढूंढ दे, बाद में मैं तो इन लोगों का गर्दन ही काट दूंगा और मैं उस लड़की को अपने संबंध में बना लूंगा। और ढूंढते ढूंढते वह लड़की एक पेड़ के पीछे एक खूंखार सी झाड़ी में छिपी हुई थी। वे लोग उसे ढूंढ दिए और राजा के सामने प्रस्तुत किए थे। राजा उसके साथ गलत नाजायज संबंध बनाया, जिससे लड़की बर्बाद हो चुकी थी। और जब राजा ने गलत संबंध बनाने के बाद वहां से चला, तभी पूरे सेनापति को एक एक करके गर्दन काट दिया। 5 से 7 सेनापति थे, उनकी गर्दन काट दी। उसे देखकर लड़की बहुत डर गई थी और कहा कि अगर लड़की किसी से बताएगी तो मैं तेरा भी गर्दन काट दूंगा और साथ में तेरे माता पिता को भी गर्दन काट दूंगा। इतना कहने के बाद राजा वहां से चल दिया। वह लड़की पूरे दिन की तरह फिर लकड़ियां बटोरी और शाम के समय वह घर पहुंची। तभी उसके माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि लड़की पहले जंगल में जाती तो समय समय पे आ जाती, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा समय हो चुका था, जिससे उसके माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित थे और ये सोच रहे थे कि नौजवान लड़की है, क्या पता उसके साथ कोई गलत भी व्यवहार न करे। लेकिन जब शाम के समय वो लड़की घर वापस आई, उसके माता पिता जब उसके चेहरे के देखे, उसके चेहरे में मायूसी छाई हुई थी। उसके चेहरे के रंग उड़ चुकी थे और उसके बदन में कुछ नाखून का निशान भी थे।
तभी उसके माता पिता कहने लगे कि बेटी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तभी वो लड़की कहने लगे कि नहीं, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है और मैं बिल्कुल ऐसे ही हूँ। तभी उसके माता पिता उससे जिद करके पूछने लगे और कहने लगे कि बेटी सच सच बताना, तेरे साथ क्या हुआ। तभी लड़की अपने माता पिता को गर्दन बचाने के लिए और राजा ने उसे ये भी खौफ दिया था कि अगर तू बताएगी तो तेरा भी गर्दन काट दूंगा और साथ में तेरे माता पिता को भी गर्दन काट दूंगा। जिससे लड़की डर रही थी। उसे लग रहा था कि अगर मैं बताऊंगी तो मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहेंगे और मैं तो अपना जीवन कैसे भी बिता लूंगी, लेकिन ये लोग दुनिया में नहीं रह पाएंगे। लड़की बहाने बना दी और कहने लगी कि पिताजी, मैं एक पेड़ पे चढ़ गई थी क्योंकि वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ सूखी पड़ी थी और उसी पेड़ पे से लकड़ियाँ तोड़ रही थी। तभी मैं लकड़ी लेकर अचानक नीचे गिर गई, जिससे मुझे चोट लग गया और उसी लकड़ियों की वजह से मेरे शरीर पे कुछ दाग पड़े हैं, जिससे मेरे शरीर से खून निकल रहे हैं। उसके माता पिता को लगा कि हो सकता है। तभी उसके माता पिता उसके शरीर को देखने लगे और कहने लगे कि बेटी तेरी हड्डियां कहीं टूटी तो नहीं है, चल तुझे हम डॉक्टर के यहाँ लेकर जाते हैं। डॉक्टर के यहाँ लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसे चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद पता लगता है कि उसकी शरीर बिल्कुल ठीक है, उसकी किसी भी तरह की हड्डियां टूटी नहीं है और दर्द वगैरह की दवा लेने के बाद वो वापस चले आते हैं। लड़की रात के समय जब सोती है तभी राजा सपने में फिर उसके साथ नाजायज संबंध बना रहा है। रात में वो चौंक जाती है और चिल्लाती है और डर के मारे उठती है। तभी उसके माता पिता कहते हैं बेटी क्या हुआ, तू ऐसे डर क्यों रही है। तभी वो लड़की कहने लगती है नहीं पिताजी, मैं पूरे सपने देख रही थी इसलिए मैं डर चुकी हूँ। और जब सुबह होती है उसके माता पिता उसे कहते हैं बेटी तू लकड़ियाँ बटोरने जा। तभी वो कहती है कि पिताजी मैं पेड़ पर से गिर चुकी हूँ, जिसकी वजह से मुझे दर्द वगैरह है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग ही लकड़ियाँ बटोरने चले जाओ। और उसके माता पिता अपने बेटी को छोड़ के लकड़ियाँ बटोरने चले जाते हैं। तभी राजा दूसरे दिन की तरह फिर वो जंगल में घूमने लगता है और उसी लड़की की तलाश करता है, लेकिन लड़की कहीं भी नहीं मिलती है। तभी उसके माता पिता से वह राजा कहता है कि यहाँ एक लड़की आया करती है लेकिन अभी तक आई नहीं है। तभी वे लोग कहते हैं कि वह मेरी बेटी है और वह पेड़ पर से गिर चुकी है, जिसकी वजह से उसे चोट वगैरह लगी है और उसके शरीर पे अलग अलग तरह के निशान है, जिससे खून निकल रहे हैं और हम लोग उसे अपने घर पे रखे हैं और वह विश्राम कर रही है ताकि वह ठीक हो जाए। तभी राजा सोचने लगा कि लड़की बहुत ज्यादा होशियार है और चालाक है, मेरे बारे में अपने पिता और माताजी को भी नहीं बताया और खुद को भी नहीं बताया। हो सकता है लड़की से बात बन जाए। और फिर वो कहने लगा कि आप लोग हैरान मत हो, मैं राजा हूँ, आप लोगों को कुछ मदद कर दूंगा क्योंकि आप लोग गरीब हो और मेरा काम है राजा का मदद करना। तभी वो गरीब परिवार सोचने लगा कि सच में राजा कितना अच्छा है और हम गरीबों को मदद कर रहा है। अपने घोड़े पे बैठाकर और साथ में लकड़ियों को लेकर उन दोनों को उनके घर छोड़ आया। और छोड़ने के बाद वह राजा उनका घर देख चुका था, लेकिन लड़की की नजर कहीं भी नहीं पड़ा। राजा ने सोचा कि मैं इसी समय चला जाता हूँ, नहीं तो लड़की अगर कुछ गुस्से में बोल देगी तो इन्हें भी पता चल जाएगा। और इतना सोचने के बाद राजा फिर से अपने राज्य दरबार में आ पहुंचा। उसके चेहरे की रंग उतर चुकी थी। उसके सिपाही लोग ये पूछ रहे थे, राजा आपके देखभाल में हमारे इतने सारे सेनापति गए थे लेकिन वे वापस नहीं आए, आप उसी की चिंता कर रहे हैं। तभी राजा उन्हें झूठ बोलता है और कहता है मुझे उनकी ही चिंता हो रही है क्योंकि इतने सारे सेनापति हमारे मारे गए, आखिर किसने मारा, और उसी को हम लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। लेकिन राजा मन ही मन खुश था कि अगर मैं उन्हें नहीं मारता वे लोग मेरे बारे में सारी बातें लोगों को बता देते, जिससे मैं लोगों को नजरों में हमेशा के लिए गिर जाता। तभी वहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति सेनापति में काम किया करते थे और वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुके थे। राजा की ऐसी मायूसी चेहरा को देखकर उन्हें डर होने लगा। उन्हें लगा कि राजा हमसे कुछ राज्य छुपा रहा है और बहुत बड़ा राज्य भी छुपा रहा है, जिस राज्य को मैं अवश्य पता लगाऊंगा। और जब राजा शिकार के लिए जा रहा था तब उसके सेनापति ने कहा कि राजा हो सकता है आपकी जान के खतरे हो जाए और हम लोग भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि सेनापति को जब खतरा हो सकता है तो आपको भी हो सकता है, क्योंकि आपके बहुत सारे दुश्मन अगल बगल में हैं। लेकिन राजा कहने लगा कि
चाहे मेरी जान भी चली जाए, क्योंकि अब मेरे सेनापति भी मारे जा चुके हैं। उनकी दर्द को मैं भूला नहीं हूँ, मैं तो अकेले काफी हूँ। और वहां से चल दिया। उसके पीछे पीछे वह बुजुर्ग सेनापति भी लग गए थे। जब जंगल में पहुंचा, फिर से देखा कि वह लड़की लकड़ियां बटोर रही है और वह बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़की के पास राजा को जाते देखा। तभी एक पेड़ के पीछे छिप गए और राजा उससे कहने लगा कि मैं तो तेरे से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तेरे से शादी करके अपने राज्य दरबार में नहीं बल्कि तेरे घर पे रखूंगा, तेरा पूरा खर्च उठाऊंगा और मैं तेरे से हमेशा अपनी पत्नी की तरह प्यार मोहब्बत करूंगा, क्योंकि मेरा शादी भी नहीं हुआ है और मैं हमेशा अपने पत्नी का दर्जा तुझे दूंगा। मैं तेरे को अपने घर ले जा सकता था, अपने राज्य दरबार में भी ले जा सकता था, लेकिन तू अछूत जाति का है, इसी वजह से मैं तेरे को नहीं ले जा पाऊंगा। और साथ में तू खूबसूरत है, इसी वजह से तेरे ऊपर मेरा मन मोह चुका है और मैं तेरे से बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत करता हूँ। लेकिन लड़की कहने लगी कि आप जो भी कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। तभी वो कहता है, अगर ना करेगी तो मैं तेरे माता पिता को गर्दन काट दूंगा और तेरा घर भी देख चुका हूँ, मेरा कुछ भी नहीं होगा और साथ में तेरा भी काट दूंगा। राजा को बात जब सुनती है, वो लड़की डर जाती है और कहती है कि अगर राजा से बचना होगा, इसका तो बात हमें मानना होगा। तभी वो लड़की कहती है, लेकिन एक शर्त है। तभी राजा कहता है, बोल क्या शर्त है और तू अपनी शर्त को रख। तभी वो लड़की कहती है कि हमारे घर कच्चे मकान है और हम लोग एक गरीब बस्ती में रहा करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ तो वहाँ पे कुछ अच्छे बस्ती बनवा दो और ईंट पत्थर की वो बस्ती होगी तो हम उसमें अपना जीवन व्यतीत करेंगे और सुखी से रहेंगे। और साथ में हमें खाने पीने की परेशानी भी होती है, मैं हमेशा लकड़ियाँ बटोरने आती हूँ। मैं ये सब करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि राजा की पत्नी को ये सब काम करना शोभा नहीं देता है। राजा खुश हो जाता है और कहता है, पहले अगर तू कहती तो मैं कब का बनवा देता, इतनी छोटी सी बात को तू अपने मन में रखी थी। तभी वो लड़की चालाकी से कहती है कि मैं आपसे डर रही थी, इसी वजह से मैं आपसे बोल नहीं पाई, लेकिन मैं ये आपसे एक और वादा कर रही हूँ कि आप मेरे से संबंध बना रहे हो, लेकिन मुझे अपने बच्चे की माँ कभी मत बनाना। तभी राजा कहता है कि मैं बिल्कुल अपने बच्चे की माँ तुझे कभी भी नहीं बनाऊंगा, मैं तेरे से वादा करता हूँ। लड़की शादी के लिए तैयार हो जाती है और राजा उसे घोड़े पे बैठा के उसके घर पहुँचता है और कहता है उसके माता पिता से कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोग आज से काम करना बंद कर दो। तभी उसके माता पिताजी कहते हैं, राजा आप क्या कह रहे हैं, अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत गरीब हैं और गरीब लोग हमेशा काम करते हैं, काम करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो हमारा भोजन कहाँ से आएगा और साथ में हम बहुत गरीब भी हैं। तभी राजा कहने लगा कि मैं आपके पुत्री से शादी कर चुका हूँ और साथ में मैं इसी पुत्री को यहीं पे रखूंगा और ईंट पत्थर की मकान बनाऊंगा और संपत्ति भी दे दूंगा, जिससे आप लोगों को लकड़ियां बटोरना नहीं पड़े और दूर दूर जाके मेहनत मजूरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग राजा के सास ससुर हो और ये राजा की पत्नी है और राजा की पत्नी और राजा के रिश्तेदार को ये सब काम शोभा नहीं देता है। लालच की मोह में आके उसके माता पिता भी मान जाते हैं, लेकिन लड़की की मजबूरी थी, शादी होने वाली भी थी, लेकिन उसके चेहरे पे मायूसी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि राजा हमेशा बुरा होता है और हमें फंसा देगा। लेकिन लड़की अपने माता पिता के जान के लिए वे सारी घटना को सहने के लिए तैयार थी। और राजा सुबह आता है और अपने और भी मजदूरों से उस बस्ती को कार्य को कराता है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति जो पेड़ के पीछे छिपे थे ये सारी बातों को अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। तभी राजा से राज्य दरबार में पूछते हैं, राजा आप गरीबों को मदद कर रहे हैं, क्या बात है, लेकिन आप सारे गरीबों को मदद नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों को मदद कर रहे हैं और उनका घर भी बना रहे हैं, जिससे गरीब लोग आपसे बहुत खुश होंगे। तभी राजा कहने लगा कि राजा की काम है प्रजा को मदद करना। तभी वह बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे जो सेनापति में थे, कहने लगे कि राजा लेकिन आप उस गरीब को ही सिर्फ मदद कर रहे हो, गांव में बहुत सारे गरीब हैं, उसके अगल बगल में भी बहुत सारे गरीब हैं, उनकी मदद क्यों नहीं करते हो। इसी बात से सारे सेनापति और लोग भी पूछने लगे कि राजा उस व्यक्ति को अकेले मदद करने से पूरी प्रजा आपसे कैसे खुश हो सकती है,
आप ही बताइए। तभी राजा कहने लगा कि शांति बनाए रखो, क्या मैं सबको एक साथ कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं बारी बारी करके सबको मदद करूंगा। पहले इसे कर देता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे और लोगों को करूंगा। सारे सेनापति चुप हो गए, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति जानते थे कि राजा दूसरे हिसाब से उनका मदद कर रहा है। ये अपने फायदे के लिए उनका मदद कर रहा है, क्योंकि उस पुत्री की लोभ में पड़ के उनका मदद कर रहा है और उनका घर बनवाने में वो राजा सक्षम रहा। घर का तैयारी हो चुकी थी। राजा अब उसे अपना ब्याह करने की चिंता थी। राजा उस पुत्री के पास जाता है और कहता है कि अब तो घर बन भी चुकी है, अब मुझसे तू शादी कब करेगी? तभी वो लड़की कहती है कि मैं आपसे आप जब भी चाहेंगे तभी मैं शादी कर सकती हूँ, लेकिन कुछ संपत्ति भी हमें दे दो। और संपत्ति भी मिल जाती है। उसके माता पिता को अब कार्य करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है और लड़की को जंगल में लकड़ियां बटोरने जाना भी नहीं पड़ता है और शादी हो जाती है। शादी होने के बाद राजा उसके साथ अपना संबंध बनाने लगता है, पत्नियों जैसा व्यवहार करने लगता है। राजा राज दरबार में हमेशा गायब रहता है और शाम के समय जाता, सुबह के समय आता और दिन प्रतिदिन हमेशा उसी के घर में रहा करता, जिससे राज दरबार में सारे सेनापति चिंतित थे कि राजा सुबह रहते हैं, शाम में रहते हैं और दिन भर गायब रहते हैं। आखिर बात क्या है? तभी बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे कि कुछ बात नहीं है, राजा आजकल बहुत ज्यादा प्रजा को मदद करने के लिए दूर दूर गाँवों में जा रहे हैं, लेकिन वह बुजुर्ग सेनापति को पता है कि राजा उस लड़की से ब्याह कर चुका है और उससे अपना पत्नी जैसा संबंध बना रहा है, जिसकी वजह से वह यहाँ से गायब हो चुका है और धीरे धीरे उसके राजा की और लड़की की जिंदगी कटने लगी। तभी राजा एक दिन अपने उस पत्नी के पास पहुँचता है और कहता है कि आज आप बहुत ज्यादा नाराज हो, बात क्या है? तभी वो पत्नी कहती है, मैंने आपसे कहा था कि मुझे आप कभी भी माँ बनने मत देना, लेकिन आज आपने मुझे अपने बच्चों को माँ बनने दिया। तभी राजा कहता है कि इसमें सोचने वाली क्या बात है? अगर तू मेरे बच्चे की माँ बन गई है तो क्या दिक्कत है? अगर बच्चा पैदा भी होगा तो तेरे जैसे उसे भी कुटिया बना के हम छोड़ देंगे और उसी में वो अपना जीवन व्यतीत कर लेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी संपत्ति है। हम तो उसे अपने राज दरबार में नहीं रख सकते। तू भी जानती है कि लोग हमें क्या कहेंगे, क्योंकि तू अछूत जाति से है और उससे पैदा हुआ बच्चा वह भी अछूत है। और इतना सुनने के बाद वो स्त्री रोने लगी और कहने लगी कि राजा आप ये क्या कह रहे हैं? तभी राजा कहने लगा कि तेरे पेट में जो भी बच्चा पल रहा है इसे मार देना चाहिए, और नहीं तो ये आगे चल के हमें भी बर्बाद कर देगा। ये हमारी सारी बातें लोगों में भी फैल जाएगी। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं और भी सारे वैद्यों को तेरे पास लेकर आऊंगा और वे वैद्य तेरे पेट में जो भी बच्चा पल रहा है उसे मार देंगे। तभी वो स्त्री डर जाती है और कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी, और अपने मन में ये सोचती है और राजा से कहती है ठीक है, अगर इसके बाद आप उन वैद्यों को मेरे पास बुला के अवश्य लाना। और ऐसे राजा उन वैद्यों को पास चला जाता है और सुबह के समय उस कुटिया के पास जब बुला के लाता है तो वहाँ से वो लड़की भाग चुकी थी, वहाँ पे नहीं थी। तभी उसके माता पिता से वो पूछता है। तभी उसके माता पिता कहते हैं कि लड़की भाग चुकी है और हमसे ये भी कही है कि राजा अगर आएगा तो उसे बता देना कि वो भाग चुकी है और उसके बच्चे की वो जन्म देगी और उसे राजा के नाम देगी और बताएगी कि तू राजा का बेटा है। इतना सुनने के बाद वो राजा गुस्से से कहा कि तुम लोग उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं किए? तभी उन्होंने कहा कि हम लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लड़की मानी नहीं। राजा को गुस्सा आया और दोनों को गर्दन वहीं उतार दिया और साथ में जो वैद्य आया था वह भी डर गया। राजा को लगा कि यह वैद्य भी उन लोगों से जाके बता देगा और हमारी राज्य खुल जाएगी। और राजा पहले भी जान चुका था कि मैं वैद्य को लेकर जाऊंगा, वैद्य दवा देगा, उसके बाद इसका भी गर्दन काट दूंगा, क्योंकि इस राज्य के बारे में मुझे किसी को नहीं बताना है। लेकिन जो व्यक्ति बुजुर्ग थे, सेनापति में थे, राजा के पल पल के खबर रखते, उसके पीछे हमेशा घूमते और उसे हमेशा देखते कि राजा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, उसके पीछे पीछे छिप छिप के हमेशा देखा करते और गर्दन फिर वैद्य को भी काट दिया, जिससे वह सेनापति जो बुजुर्ग थे उन्हें बहुत बुरा लगा और वह राज दरबार में राजा से पहले पहुंच गए। और राजा गुस्से में जब राज दरबार में पहुंचा और उसके तलवार में खून लगी थी, तभी एक सेनापति ने पूछा, राजा आप आज शिकार करके आ रहे हैं क्या?
तभी राजा कहने लगा कि हाँ, आज शिकार करके आ रहा हूँ, आज मैंने शेर का ही गर्दन काट दिया। तभी बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे कि राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, बुद्धिमान है, शेर का ही गर्दन काट के आ रहे हैं, शेर ने लेकिन आपको जख्म नहीं किया। तभी राजा कहने लगा कि नहीं, मैं तो अकेला ही शेर हूँ। इसके बाद राजा रात के समय जब सोने गया, उसका मन इधर उधर भटक रहा था और सोच रहा था कि मेरे साथ बहुत गलत हो गया, और उस स्त्री को अकेले ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं भी स्त्री दिखाई नहीं दे रही थी। स्त्री भागते भागते एक बहुत बड़ा वन में जा पहुंची। जब वह वन में जाके पहुंची, तभी उसने देखा कि वन के पास बहुत सारी झोपड़ियां दिखाई दे रही है, और उसमें से एक महिला ने निकला और वहां पे यह स्त्री जाके पहुंची और कही कि बहन, मुझे मदद की जरूरत है, मुझे मदद कर दो। लेकिन वो औरत वैश्य औरत थी, और वहाँ पे जितनी भी झोपड़ियाँ थी वे वैश्यों की झोपड़ी थी, और वहाँ पे जितने भी लोग भी निवास करते थे सारे वैश्य थे। और इतने में वो औरत उसकी मदद करने लगी और कहने लगी कि बहन, तुझे क्या हुआ है। तभी राजा के बारे में वो बातें को बताती है, और बताने के बाद वह वैश्य औरत कहती है कि ठीक है, हम लोग तेरी मदद करेंगे। और उसके पेट से एक दिन बच्चा बाहर निकलता है, और बच्चे की जन्म होने के बाद वह स्त्री बहुत खुश होती है, लेकिन वह पुत्र पैदा होता है, जिससे वैसे लोगों में भी खुशी होती है। जो वैश्या उनकी सेवा करती थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन वैश्या होने के कारण लोग उन्हें वैश्या ही कहते। और स्त्री धीरे धीरे अपने बेटे की खुशी में धीरे धीरे जीने लगी, लेकिन जंगल में रहने के कारण उसे तेज हवाएं लग गई, और हवाएं लगने के कारण वो वैश्या की तबीयत भी खराब हो गई, और तबीयत खराब होने के कारण बच्चों की भी तबीयत खराब हो गई। और बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण वह इसे इलाज कराने में असमर्थ रही। उसे लग रहा था अगर मैं इलाज कराने कहीं जाऊंगी, हो सकता है राजा मुझे देख लेगा, मुझे भी मार देगा और साथ में मेरे बच्चों को मार देगा। तभी वो वैश्य औरत कहने लगी कि बहन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बच्चों को इलाज कराने लेकर जाऊंगी कल सुबह। लेकिन कल सुबह वे लोग इलाज कराने के लिए अभी जाने वाले थे, तभी रात के समय उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, जिससे औरत बहुत दुखी होती है और दुखों को पहाड़ टूट जाता है। और वैश्या उसे बहुत समझाती है, लेकिन वह स्त्री अपने आप को रोक नहीं पाती है। वह कहती है मुझे भी मर जाना चाहिए। और बच्चे के अंतिम संस्कार होने के बाद वह स्त्री अंदर से टूट चुकी थी और कहने लगी कि मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है। तभी वैश्यों से और सारे गैर मर्द मिलने आए, और तभी इस स्त्री को देखा और कहने लगे कि वैश्यों से, क्या सच में आप एक अच्छी स्त्री को लाई हो, इसका क्या दाम लेगी, इसका क्या दाम लेगी। तभी वो वैश्या औरत उनको मुंह पर मारती है और कहती है ये मेरी बहन है। तभी वो लोग कहते हैं कि अगर बहन है तभी तो अच्छा है, तेरी बहन है तो हम लोग भी अपने औरत के समान इसे देखते हैं। तभी वो वैश्या औरत कहने लगी कि अगर इसे हाथ किसी ने लगाया तो हम सारे लोगों को हाथ काट देंगे, और तलवार निकाले, जिसके डर से वे लोग भाग चुके थे। और वे लोग और वैश्या के पास गए और कहने लगे कि वैश्या एक औरत को लाई है और उस औरत को छूने नहीं दे रही है, और वो औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन कह रही है बहन है, अगर इसे किसी ने हाथ लगाया तो हम इसका गर्दन काट देंगे। और इतना सुनने के बाद सारे वैश्य लोग और वहाँ के गैर मर्द आए और कहने लगे कि आप क्या कर रही हैं, एक वैश्या के साथ एक अच्छी स्त्री कैसे रह सकती है। तभी वैश्या कहने लगी कि हम लोग वैश्या हैं, हम लोग खराब हैं, लेकिन वैश्या होने के कारण हमारे अंदर भी एक इंसानियत होनी चाहिए, और इंसानियत जिस इंसान के अंदर नहीं होगा वह इंसान नहीं बल्कि वैश्या के समान है। और हम लोग वैश्या है तो क्या हमारे अंदर भी इंसानियत है, और आप लोग भी हमारे साथ दें। और इस औरत के साथ बहुत बुरा हुआ है, हम लोग उसका बदला लेना चाहते हैं। वैश्या औरत सारे वैश्याओं को एक साथ जोड़ती है, और भी वैश्या औरत उस औरत को साथ देती है, और वह स्त्री हमेशा खुश रहने लगती है। उसे लगने लगता है कि अब हमारे साथ इतने सारी वैश्या हैं, लेकिन कहते हैं ना, खुशी हमेशा नहीं टिकती है। लेकिन एक दिन जब रात के समय गैर मर्द आए थे और वैश्या उस समय नहीं थी, वे लोग जबरदस्ती कर रहे थे, उसके साथ नाजायज संबंध बना रहे थे। तभी वैश्या अचानक पड़ती है और उनकी गर्दन काट देती है, जिससे वह स्त्री देखकर चौंक जाती है और उसे तबीयत भी खराब हो जाता है। तभी वह वैश्या कहती है कि यहाँ जितने भी गैर मर्द निवास कर रहे हैं, इस वन को छोड़ के चले जाओ, नहीं तो हम सारे को गर्दन काट देंगे। डर के मारे सारे वैश्याओं को छोड़कर गैर मर्द चले जाते हैं, और वहाँ पे सारे वैश्याएं ही बच जाती है, और वह गर्दन
जिस व्यक्ति को काटी थी उसे घाटी में फेंक देते हैं और सारे मशवरा करते हैं और कहते हैं कि बहन, आपकी क्या दिक्कत है, आपको परेशान करने वाला कौन है, उसे जरा मुझे बताओ। और उस वैश्या को और सारे वैश्याओं को एक साथ बैठाने के बाद वह स्त्री कहने लगती है कि सुनो, मेरी कहानी क्या है, मेरे साथ क्या हुआ है। और कहने लगी कि मैं एक अछूत जाति से थी और मैं बहुत ज्यादा गरीब परिवार की थी और मैं हमेशा मेहनत मजूरी करके हमारी जिंदगी चलती थी। हमारे माता पिता भी मेहनत मजूरी किया करते थे और हमारे माता पिता जब मेहनत मजूरी करने चला जाते थे तो मैं जंगल में जाके लकड़ियां बटोरती थी और मेरा कोई भाई भी नहीं था जिससे मुझे ही काम करना पड़ता और पिताजी और माताजी भी करते, लेकिन उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती। लेकिन काम उसी तरह करते, अगर काम नहीं करते तो हमारा जीवन कैसे चलता। लेकिन मैं हमेशा की तरह लकड़ियां बटोरने गई थी। तभी एक दिन एक राजा आता है और उसकी नजर मेरी सुंदरता पर पड़ता है तो मुझे देखकर वो मोहित हो जाता है और कहने लगता है कि आपको मैं कुछ मदद कर दूं और आपकी लकड़ियों को मैं आपके घर तक छोड़ के आ जाऊं। लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन राजा कहने लगा कि तू बहुत ज्यादा खूबसूरत है, नाम क्या है। और मैंने सारी बातें बताई। तब कहने लगा कि तू अछूत जाति से है, लेकिन कोई बात नहीं, तू बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उस दिन राजा ने मेरे को कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन राजा ने जब आया तो कहा कि तू बहुत ज्यादा अच्छी है, तू मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। तेरे को देखने के बाद मुझे रात के समय में नींद नहीं आई है। मैं चाहता हूँ कि तू मुझसे शादी कर। मैंने उसे शादी करने से मना कर रही थी, जिसके वजह से राजा ने हमें धमकाया और कहा कि अगर तू मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं तेरा गर्दन काट दूंगा और साथ में तेरे माता पिता का भी गर्दन काट दूंगा। इतना सुनने के बाद मैं डर चुकी थी और मैंने सोचा कि अगर मैं इससे शादी नहीं करूंगी तो मेरा पिताजी और माताजी भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। मेरे माता पिता के डर से मैंने उसे शादी से हाँ कर दिया। लेकिन शादी से हाँ करने से पहले मैं उससे एक शर्त रखी कि हम लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। गरीब होने के कारण हम लोग हमेशा मेहनत मजूरी करते हैं और मेहनत मजूरी करने की वजह से हम नहीं चाहते हैं कि राजा की पत्नी हमेशा मेहनत मजूरी करे, नहीं तो आपकी गांव समाज में इज्जत प्रतिष्ठा की कमी होगी। तभी राजा कहने लगा कि ठीक है, बता क्या शर्त रखती है। तभी मैं कहने लगी कि मेरा घर मकान बना दो और ईंट पत्थर की बना दो और साथ में हमें कुछ संपत्ति दे दो जिससे हमें मेहनत मजूरी करने की जरूरत न पड़े और मैं लकड़ियां कभी बटोरने ही न आऊं और साथ में मैं आपसे शादी कर लूंगी, लेकिन आप अपने बच्चे की माँ मुझे कभी भी मत बनाना। राजा ने ये सारे वादा को निभाया और शादी मुझसे कर ली और घर बनवाने के बाद मेरे से रिश्ते बनाने लगा। पत्नी की तरह मेरे से रिश्ते बनाया। लेकिन वर्षों बाद मेरे पेट में उसका बच्चा पलने लगा। जब राजा को ये खबर लगी मैंने बताई और मैं रो रही थी। राजा हंसने लगा और कहने लगा कि क्या बात है, क्यों रो रही है, अगर बच्चा मेरा ही है तो मैं तेरे जैसे इसे भी जन्म होने के बाद इसे भी एक घर बना के दे दूंगा और संपत्ति दे दूंगा। लेकिन मैं अपने साथ नहीं रखूंगा क्योंकि मेरा इज्जत में कमी आएगी। लोग कहेंगे राजा होके ऐसी हरकत कर रहा है और अछूत जाति से भी शादी विवाह करके बच्चे की जन्म दिया है और मैं ये नहीं चाहता हूँ यह बच्चा मेरे नाम से आगे बढ़े। लेकिन अगर तेरे को दिक्कत है तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं वैद्य को बुला कर लाऊं और वैद्य तेरे पेट के अंदर जो भी बच्चा पल रहा है उसे खत्म ही कर दे। और राजा इतना कहने के बाद वैद्य को बुलाने गया था। मैंने भाग कर आ गई और मुझे बाद में पता चला कि वैद्य को लेकर जब राजा आया था तो राजा ने वैद्य को भी गर्दन काट दिया और साथ में मेरे माता पिता को भी गर्दन काट दिया, क्योंकि मेरे माता पिता से उसने पूछा कि तुम्हारी पुत्री कैसे भाग गई, कहाँ है। लेकिन मेरे माता पिता उससे कहा कि मेरी पुत्री भाग चुकी है और वह शादी करके बहुत ज्यादा दुखी थी और तुम्हारा बच्चा उसके पेट में पल रहा था, उसी वजह से वह भाग गई है। जिसकी वजह से मेरे माता पिता की गर्दन चली गई और साथ में वैद्य की भी गर्दन चली गई और मैं भागते भागते इस वन में आ पहुंची। मुझे ढूंढने के लिए राजा ने बहुत प्रयास किया लेकिन राजा ढूंढ नहीं सका। इतना सुनने के बाद सारे वैश्याओं के आंख में आंसू आ गई और कहने लगी कि सच में तेरी कहानी बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन तू चिंता ना कर, हम लोग राजा से अवश्य बदला लेंगे। और वहाँ पर सारे वैश्याओं ने यह सलाह किया कि हम लोग राजा के पास जाएंगे और ये बताएंगे कि आपकी स्त्री हमारे पास बसी हुई है और वो भाग के गई है और उसके बच्चे के जन्म भी हुआ था और बच्चे की मृत्यु हो गई है। आप उसे रख सकते हो, लेकिन हम लोग उसे पकड़ के रखे हैं, हमें कुछ इनाम चाहिए। लेकिन यह स्त्री डर जाती है
और कहती है कि अगर आप ऐसा कहेंगे तो वह फिर हमारे पास आएगा और फिर हमें दिक्कत परेशानी करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे सेनापति हैं। तभी वेश्याओं ने कहा कि वह अपने सेनापति से डर रहा है और इसी वजह से वह किसी से भी नहीं बताएगा। तभी वह वेश्या उनके पास जाती है और राजा से कहती है, राजा हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। राज दरबार में बहुत सारे सेनापति थे। उन्होंने कहा कि राजा से मिलने के लिए पहले आप लोग हमें बताइए क्या काम है। लेकिन वेश्या लोग कहते हैं कि हम लोग राजा से मिलेंगे। तभी राजा के पास संदेश दिया जाता है। तभी राजा कहता है, ठीक है, उन्हें मिलने के लिए मेरे पास आने दो। और वेश्या लोग आते हैं और राजा के कान में ये बात कहते हैं कि आपने जो भी पत्नी से विवाह किए थे वे हमारे कब्जे में है। वह जंगल में भाग रही थी, अपने बच्चे की जन्म भी दी, उसके बच्चे की मृत्यु भी हो चुकी है और आप उससे फिर से भोग विलास कर सकते हो। राजा खुश हो गया और कहने लगा कि तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो और काम के हो। लेकिन वो वैसे लोग कहने लगे कि इतनी बड़ी काम हम लोग आपके लिए किए हैं, लेकिन हमें कुछ इनाम चाहिए। तभी वैश्या लोगों को राजा कहता है क्या इनाम चाहिए, लेकिन वैश्या लोग उसे इनाम मांगती है और इनाम लेने के बाद वैश्या लोग उस वन में पहुंच जाती है। और वन में पहुंचने के बाद राजा सोचता है कि मैं वैश्या लोगों से मिलने जरूर जाऊंगा और उस पत्नी से। तभी वो जा रहा था। उन्होंने कहा कि राजा आप कहाँ जा रहे हैं। तभी वो सेनापति कहा कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ, आप बीच में टोकिए मत। लेकिन सेनापति की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित था। तभी सेनापति कहने लगे कि राजा आप जहाँ भी जा रहे हैं आपके लिए जाना ठीक नहीं है, क्योंकि आज के दिन मेरे को लग रहा है ठीक नहीं है। तभी राजा हंस पड़ा और कहने लगा कि दिन सारे अच्छे होते हैं, कोई खराब नहीं होते हैं। और इतना कहने के बाद वह चल दिया। तभी सारे सेनापति कहने लगे कि आप उसे क्यों रोक रहे थे। तभी बुजुर्ग सेनापति कहने लगे कि आज राजा अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा, क्योंकि इसने एक स्त्री को अपने जाल में फंसाया है, लेकिन वेश्याओं ने ही इसे अपने जाल में फंसा लिया। तभी सारे सेनापति उसके पीछे पीछे जाते हैं और कहते हैं हमें राजा को बचाना चाहिए, क्योंकि राजा को हम देखभाल करते हैं। और वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन वैसे लोगों के पास राजा पहुँचता है, उसका खातिर बातिर करते हैं, उसके सामने नाचते हैं और राजा भी नाचता है, खुशी से रहता है। तभी एक वैश्या आती है और उसके गर्दन को काट देती है। तभी सारे सेनापति देखते ही रह जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि वह स्त्री थी। वह वैश्या के रूप धारण की थी। और जब गर्दन काटते देख सारे सेनापति देखते हैं, वहां से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वैश्या का वहां बहुत बड़ा कुटिया था। लेकिन वहीं पे एक बुजुर्ग सेनापति रुक जाते हैं और रुकने के बाद वो वैश्या लोग कहती है कि आपको डर नहीं लग रहा है, आपका भी गर्दन कट जाएगा। तभी वो सेनापति कहते हैं आप लोग हमारा गर्दन काट के क्या करोगे, हमारा गर्दन पहले ही कट चुका है। और वो बताने लगते हैं राजा ने हमारे बेटे को गर्दन ही काट दिया था, क्योंकि मेरा बेटा इसका सेवक था, मैं भी इसका भी सेवक था। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया था और जंगल में जब राजा शिकार करने के लिए गया था तो शेर पीछे पीछे दौड़ रहा था। शेर को भूख लगी थी। तभी मेरा बेटा भी इसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, अपना अपना जान बचाने के लिए दोनों भाग रहे थे। लेकिन शेर की ऐसे दौड़ने की देख राजा को लगा कि शेर को कुछ चाहिए। तभी वो कहता है मेरे बेटे से तू रुक जा और तेरे बदले मैं तेरे पिताजी को बहुत सामग्री दे दूंगा, संपत्ति भी दे दूंगा। लेकिन मेरा बेटा नहीं मान रहा था। तभी राजा ने उसका गर्दन काट दिया और वह गर्दन सहित नीचे गिरा और शेर ने उसका भोग विलास किया। जब ये खबर मुझे लगी तो मैं अंदर से टूट चुका था और उस दिन से मैंने श्राप दिया कि जा तू एक दिन तेरा भी गर्दन कोई काट देगा। और मेरी पत्नी अपने बेटे की वजह से रो रो के वह आंख से अंधे हो चुकी थी। लेकिन आज आप लोगों ने मेरा इतना बड़ा काम किया है, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांग रहा हूँ। बुजुर्ग सेनापति उसके चरणों में गिर गए और कहने लगे कि नियति में यही होता है, जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। इतना सुनने के बाद सारे वैश्या और वह स्त्री एक दिन सब स्त्री बन गई, क्योंकि वे वैश्या लोग कहने लगे कि हम लोग भी आज से गलत कार्य नहीं करेंगे, हम भी आज से एक स्त्री बन के रहेंगे। और ये जो सेनापति हैं ये हमारे पिताजी के समान है, ये भी हमारे पिताजी हैं, इन्हें हम पिताजी मानेंगे। और उस दिन से वो बुजुर्ग सेनापति सारे वैश्याओं को अपना सेनापति मानने लगे। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी और ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पे नए हो तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर करना।